कल्पना। परि प्लस कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ चिंतन है। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात इसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंधों में पूर्व चिंतन कर लिया जाता है। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जब हमारे पास रिसर्च के समय सबसे पहले हमारे पास शोध समस्या होनी चाहिए। समस्या होने के बाद ही हम उसमें आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार हमको आगे शोध में उस टॉपिक के ऊपर काम करना है। जो भी हमारे आगे को स्टेप होंगे वह पहले सोच के ही लिए जाएंगे कि किस प्रकार उनको करना है, कैसे आगे को बढ़ाना है। वही परिकल्पना सामान्य रूप से कही जा सकती है। अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि के अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई समस्या है तो हमको समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिनसे हमारी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस के द्वारा उस समस्या का निवारण किया जा सके। सपोज दैट हमारे पास एक शोध समस्या है, ये है। अगर हमको इसका उत्तर चाहिए तो हमको एक सीढ़ी नुमा एक मेंटली सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हम पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो इससे एक परिकल्पना का निर्माण होता है। फिर परिकल्पना की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। इसमें सबसे पहले कर्लिंगर महोदय हैं। उन्होंने कहा था कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। यानी दो या दो से अधिक जो चर होते हैं उनके मध्य संबंध है। फिर जॉर्ज जी मोले ये कहते हैं परिकल्पना एक धारणा तथा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। गुड तथा हैट ने कहा है कि परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही सिद्ध हो सकती है और गलत भी। अतः उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है ये इंगित करता है तथा ये अनुसंधान के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। अब परिकल्पना की प्रकृति, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी प्रकृति होती है, नेचर, क्यों कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा। तो जो परिकल्पना की जो पहली प्रकृति है वो यह कि यह परीक्षण योग्य होनी चाहिए। यानी कि इसका परीक्षण किया जा सके और इस परीक्षण में सही और गलत का अंतर मालूम किया जा सके। फिर इसका सबसे बड़ा एक वो होता है कि शोध को सामान्य से विशिष्ट एवं विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जो भी हो शोध समस्या इतनी लंबी ना हो, वह इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो और मेन पार्ट ही उसमें आ पाए। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा है इसमें शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। कोई भी हाइपोथेसिस होती है उसका एक ही मीन होता है कि शोध समस्या का आगे के चरण को प्रस्तावित करना। अगर हाइपोथेसिस सक्सेस नहीं हो पाएगी उससे स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक स्पष्ट और अच्छी हाइपोथेसिस होने से उस स्पष्ट उत्तर मिल जाता है।
हाइपोथेसिस की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सत्याभासी एवं तर्क युक्त होना चाहिए, यानी कि यह सत्य के आधार पर तथा तर्क यानी कि सिद्ध किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। फिर परिकल्पना के स्रोत, ठीक है। सबसे पहला परिकल्पना का स्रोत है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, यानी कि समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। अगर समस्या का अगर संबंध, पहले हमको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा कि वो परिकल्पना जो हम टॉपिक यूज कर रहे हैं वो पहले बन चुका है नहीं बना है। फिर उसके बाद विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि विज्ञान में हाइपोथेसिस का उपयोग तभी किया जाता है जब मूल सिद्धांत हमको पता हो। जैसे कि सपोज दैट, उदाहरण के रूप पे न्यूटन के सर पे सेब गिरा, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, तो वहाँ पे उसके पास पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसके पास वो एकदम मतलब अचानक घटना हुई, तो वहाँ पर कोई हाइपोथेसिस का यूज ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब उसके पास सिद्धांत, जब उसने ये चीज़ें खोज ली थी, उसके बाद उसमें हाइपोथेसिस का यूज होने लग गया था। संस्कृति परिकल्पना की जननी हो सकती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है। प्रत्येक संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भिन्नता का आधार अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और जब इन समस्याओं से संबंधित चिंतन किया जाता है तो परिकल्पनाओं का जन्म होता है। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना का आधार होता है, किंतु नए अनुसंधानकर्ता के लिए इसमें कठिनाई है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहले किसी भी क्षेत्र में उतना अनुभव नहीं हो पाता उसके पास। उसे समस्या के ढूंढने तथा परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। जैसे कि सपोज दैट, अगर कोई एक नया रिसर्चर है, तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोई टॉपिक चूज करके उसकी परिकल्पना नहीं बना जा सकता है। लेकिन हाँ, एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत काफ़ी रिसर्च की हो, उसके बाद उसके लिए व्यक्तिगत अनुभव काफ़ी महत्व रखता है। अनुभवी व्यक्ति से परिचर्चा, अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञों से परिचर्चा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि सपोज दैट हम कोई रिसर्च का टॉपिक लेते हैं, तो सर्वप्रथम हमको उसको बारे में जो अनुभवी व्यक्ति हैं जिसने उस फील्ड में काम किया है, उनसे हमने परिचर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी अनुभव होता है उस चीज़ का। पूर्व में हुई अनुसंधान, जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि पूर्व में, यानी कि लिटरेचर रिव्यू, कि पहले कभी उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ, या कितना हुआ है। संबंधित क्षेत्र के पूर्व अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना पर कार्य किया गया है। उसी आधार पर नई परिकल्पना का सृजन किया जा सके। अब है अच्छी परिकल्पनाएं की विशेषता। परिकल्पना जांचनीय हो। एक अच्छी परिकल्पना की पहचान यह है कि उसका प्रतिपादन इस ढंग से किया जाए कि उसकी जांच करने के बाद यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि परिकल्पना सही या गलत है। इसके लिए यह आवश्यक है कि परिकल्पना की अभिव्यक्ति विस्तृत ढंग से न करके विशिष्ट ढंग से की जाए। अतः जांचनीय परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसे विश्वास के साथ कहा जाए कि वह सही है या गलत। फिर परिकल्पनाएं मितव्ययी हो। परिकल्पना की मितव्ययिता से तात्पर्य उसके ऐसे स्वरूप से है जिसकी जांच करने में समय, श्रम एवं धन कम से कम खर्च हो और सुविधा अधिक प्राप्त हो। परिकल्पना को किसी न किसी सिद्धांत अथवा तथ्य अथवा अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यानी कि परिकल्पना कपोल कल्पित अथवा केवल रोचक न हो, अर्थात परिकल्पना ऐसी बातों पर आधारित हो जिनका कोई सैद्धांतिक आधार न हो। जैसे काले रंग के लोग गोरे रंग के लोगों की अपेक्षा अधिक विनम्र होते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना आधारहीन परिकल्पना है, क्योंकि यह किसी सिद्धांत या मॉडल पर आधारित नहीं है। परिकल्पना द्वारा अधिक से अधिक सामान्यीकरण किया जा सके। परिकल्पना का अधिक से अधिक सामान्यीकरण तभी संभव है जब परिकल्पना न तो बहुत व्यापक हो
और न ही बहुत विशिष्ट हो। किसी भी अच्छी परिकल्पना को संकीर्ण दंतयुक्त नहीं होना चाहिए ताकि उसके द्वारा किया गया सामान्यीकरण उचित एवं उपयोगी हो। अब हम उसके बाद परिकल्पना के प्रकार पढ़ेंगे कि परिकल्पना कितने प्रकार की, हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहली जो होती है वो साधारण परिकल्पना होती है। साधारण परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है और इन्हीं 2 चरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ सीखना तथा पुरस्कार 2 चर हैं जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा की है। इस प्रकार परिकल्पना साधारण परिकल्पना कहलाती है। दूसरी प्रकार की परिकल्पना होती है जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इस परिकल्पना में हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, निम्न उच्च उपलब्धि स्तर एवं व्यक्तित्व 3 प्रकार के चर सम्मिलित हैं, अतः यह एक जटिल परिकल्पना का उदाहरण है। सार्वभौमिक परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना से स्वयं स्पष्ट होता है कि ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को हर परिस्थितियों में हर समय बनाए रखे। उदाहरण स्वरूप पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बताया गया है कि संबंध अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। या इसका एक हम उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं कि सपोज है ऑक्सीजन का जो रासायनिक नाम हो O2 होता है, यह इंडिया में भी एक ही जैसा होगा और ये अन्य देशों में भी एक ही जैसा होगा, यानी कि सार्वभौम होगा। फिर अस्तित्वात्मक परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है पुरस्कार की बजाय दंड से जो सीखता है। इस प्रकार की परिकल्पना अस्तित्वात्मक परिकल्पना है। फिर है शून्य परिकल्पना, यह भी एक प्रकार है। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। उदाहरण स्वरूप उपरोक्त परिकल्पना को नल परिकल्पना के रूप में भी निम्न रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो शून्य परिकल्पना होती है उसे नल हाइपोथेसिस के रूप में भी जाना जाता है। नल जिसका मतलब है 0। तो इसका उदाहरण लेते हैं। विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। एक अन्य उदाहरण में यदि शोध परिकल्पना यह है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो इस परिकल्पना की शून्य परिकल्पना यह हो कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता। अतः उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से शून्य अथवा नल परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। नल हाइपोथेसिस के एक उदाहरण हम और लेते हैं। सपोज दैट एक लड़की है, 2 लड़कियां दौड़ रही हैं और ये उनका रेस का अंतिम छोर है। अब होता क्या है कि दोनों लड़कियां एक ही टाइम पे एक ही जगह पहुंचती है और दोनों विनर हो जाती है, तो यहाँ पर परिणाम शून्य निकलता है, 0। तो इसको नल हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है। दूसरा है सांख्यिकीय परिकल्पना, या इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय पदों में विभक्त किया जाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना अथवा सांख्यिकीय परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है। शोध परिकल्पना के लिए H1 तथा शून्य परिकल्पना के लिए H0 का प्रयोग किया जाता है।
शोध परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए H1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सांख्यिकीय है, जिसमें एक आ रहा है H1, और शून्य परिकल्पना के लिए H0 का प्रयोग होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं होता है, H0 शून्य है वो। अब परिकल्पना का कार्य क्या होता है रिसर्च में? इसका जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो दिशा निर्देश देना होता है। यानी कि परिकल्पना अनुसंधान को निर्देशित करती है। इससे यह ज्ञात होता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं एवं कैसे करनी है। अतः परिकल्पना के उचित निर्माण से कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना, यानी कि मेन जो तथ्य होते हैं उनका चुनाव करना। परिकल्पना समस्या को सीमित करती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सहायता करती है। किसी भी क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, लेकिन हमें अपने अध्ययन में उन समस्याओं में से किन पर अध्ययन करना है उनका चुनाव और सीमांकन परिकल्पना के माध्यम से ही होता है। पुनरावृत्ति को संभव बनाना। पुनरावृत्ति को संभव बनाना यानी कि पुनरावृत्ति अथवा पुनः परीक्षण द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना के अभाव में यह पुनः परीक्षण असंभव होगा, क्योंकि यह ज्ञात ही नहीं किया जा सकेगा कि किस विशेष पक्ष पर कार्य किया गया है अथवा किसका नियंत्रण करके किसका अवलोकन किया गया है। चौथा, निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। परिकल्पना जो होती है वो अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करती है तथा जब कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को यह विश्वास के साथ पता होता है कि अमुक घटना के पीछे क्या कारण है, तो वह किसी सिद्धांत की पृष्ठभूमि की प्रतीक्षा किए बिना परिकल्पना बनाकर जांच लेते हैं। परिकल्पना सत्य होने पर फिर भी अपनी पूर्व कल्पनाओं, परिभाषाओं और संपत्तियों को तार्किक तंत्र में बांधकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं। अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम परिकल्पना के क्या मुख्य कार्य हैं आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस परिकल्पना होती है, यानी कि दिमागी रूप में सोचा गया एक खाका कि हमको किस प्रकार किस कार्य को करना है। जब शोध हमारे पास अगर हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, शोध समस्या जिस पे हम काम कर सकें। प्रॉब्लम के बाद फिर आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि किस प्रकार उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया जाए, यही सामान्य रूप से परिकल्पना होती है।